अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है क्या, लेक्चर को हम ज़रा स्टार्ट करें। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात मैं आपको बताऊं। मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा मेरे पास बॉडीज़ मौजूद हैं। मैंने पहली बॉडी बनाई और एक दूसरी बॉडी बनाई, यानी दो बॉडीज़ को बना दिया। दो बॉडीज़ यहाँ पे सर्कुलर नज़र आ रही हैं, कैसी भी ये बॉडीज़ हो सकती हैं, सही है। मैंने दो बॉडीज़ बनाई। इन दो बॉडीज़ को बनाने के बाद मैंने इनके नाम रखे। मैंने कहा एक के मास को हम बोल देते हैं m1 और दूसरे के मास को हम बोल देते हैं m2, यानी एक कहलाएगा मेरे पास m1, एक कहलाएगा मेरे पास m2। ये मेरे पास दो तरह की बॉडीज हो गई। आप बोलेंगे हाँ सर ये कोई मुश्किल बात है ही नहीं इसमें, भाई दो तरह की बॉडीज ली, एक के मास को बोल दिया m1, एक के मास को हमने बोल दिया m2। m1 m2 बोलने के बाद अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। अच्छा डिस्टेंस हमेशा सेंटर से होता है, मैंने सेंटर से बनाया नहीं है, डिस्टेंस इस तरीके से सेंटर से होगा, यहाँ हमारे सेंटर से और यहाँ हमारे सेंटर से। ये डिस्टेंस होगा हमेशा सेंटर्स के दरमियान। ये रहा सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस। मैंने कहा इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, आर बोल देते हैं। मतलब मेरे पास दो तरह की बॉडीज, एक को मैंने बोला m1, एक को मैंने बोला m2। एक इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया, आर बोल दिया। आप बोलेंगे चले सर सही है, आगे बढ़िए। बेटा याद है बचपन में आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? सर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, इस यूनिवर्स के अंदर हर बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। यानी हर बॉडी दूसरी बॉडी को आपके पास क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये था कि सर हर बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। आप बोलेंगे हाँ सर ये पढ़ा है। जैसे अगर आप दो लोग बैठे हुए हैं, एक है मेरे पास अली और एक है मेरे पास हमजा। एक है अली एक है हमजा, तो अली हमजा को अट्रैक्ट करेगा और हमजा किसको अट्रैक्ट करेगा, अली को अट्रैक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे। आप बोलेंगे सर ये लॉ हमने पढ़ा तो है, कुछ याद भी आ रहा है सर, इस तरह की कोई अजीब सी चीज़ हमने पढ़ी थी मैट्रिक क्लास में, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बचपन में जब आप नर्सरी क्लास में होंगे, जब छोटे छोटे से होंगे, तो आपकी टीचर ने आपको फॉर्मूला पढ़ाया होगा, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले को हमें ड्राइव करना है। चैप्टर का नाम भी मैंने आपको नहीं बताया अभी तक, चैप्टर का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ बातों को और समझते हैं। मैंने लिखा सर, इन चीज़ों को लिखने के बाद मैंने अब फोर्स के एरो को लिखा, मैंने फोर्स की डायरेक्शन को लिखा। मैंने लिखा F1/2। F1/2 का मतलब, अब देखो ये जो पहली वाली बॉडी, दोनों के नाम रख दिए 1 और 2। अब पहली वाली बॉडी जो है वो दूसरी वाली बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, यानी इस तरीके से अपनी तरफ खींच रही है। तो मैंने F1/2 लिखा। F1/2 का मतलब क्या, कि वो फोर्स जो पहली वाली बॉडी लगा रही है किस पे, दूसरी वाली पे। 1/2 का मतलब क्या है, क्योंकि पहले 1 लिखा है बाद में 2 लिखा है, यानी वो फोर्स जो पहली वाली बॉडी लगा रही है किस पे, दूसरी वाली पे, क्योंकि पहली वाली बॉडी 1 2 को अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। आप बोले हाँ सर ये बात तो सही है, आगे बढ़िए। मैंने लिखा F2/1। 2/1 का मतलब क्या है, वो फोर्स जो दूसरी वाली लगा रही है किस पे, पहली वाली पे। अब आप अगर 2 पे खड़े होके, आप 2 पे खड़े हैं और अगर आप 1 को देख रहे हैं, तो ये 2 बॉडी 1 वाली को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया F2/1, यानी वो फोर्स जो दूसरी वाली लगा रही है किस पे, पहली वाली पे। तो ये फोर्स के मैंने पहले तो एरो को लिख के लिखा दिया। अब ये जो मेरे पास लॉ है, इस लॉ को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही मैं स्टार्ट करूंगा और यही मेरा आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 का भी जो नाम है मेरे पास, वो नाम यही है ग्रेविटेशन। मतलब ग्रेविटी के मुतालिक पढ़ेंगे और वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर हमारी बुक का है। छोटा चैप्टर भी है, ईजी भी है और आपको बड़े आराम से समझ में आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब क्या है स्टेटमेंट, मैं एक एक लफ्ज आपको बताऊंगा और एक ही लफ्ज बता बता के आपको समझाता रहूंगा। अब क्या है स्टेटमेंट मेरे पास, मैंने स्टेटमेंट लिखी, मैंने लिखा, अब छोटी छोटी सी बातों को मैं बताता जा रहा हूँ। मैंने लिखा एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। यानी एवरी बॉडी का मतलब क्या, हर बॉडी इस यूनिवर्स के अंदर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है हर दूसरी बॉडी को। यानी एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। फिर मैंने लिखा विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ
फोर्स। सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि वो फोर्स जो पहला वाला दूसरे वाले पे लगाएगा, फोर्स जो दूसरा वाला पहले वाले पे लगा रहा है, यानी दोनों की फोर्स कैसी होंगी, सेम होंगी। यानी एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब इस फोर्स के रिलेशन आपने पढ़े होंगे बेटा, आपने पढ़ा होगा सर। अच्छा एक बात का जरा जवाब दीजिएगा, मैं इस छोटी बॉडी को हटा के एक बड़ी बॉडी कर दूं, मैंने छोटी बॉडी को हटा के बड़ी बॉडी कर दी, बड़ी वाली, तो मुझे पता वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी या कम अट्रैक्ट करेगी। आप बोलेंगे सर जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना ज़्यादा वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। यानी जितनी बड़ी बॉडी उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, आप लोग को कोई नई बात नहीं बता रहा, सारी बातें पुरानी है बेटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे, M1 और M2 से। यानी अब इसको पढ़ना सीखना बेटा, क्या लिखा हुआ है। आपको जो क्वेश्चन मैंने पूछा बड़ा आसान सा था, आप बोलेंगे सर इतनी आसान बात, इसका मतलब ये है सर जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा मेरे पास कौन है, फोर्स है। यानी जितनी बड़ी बॉडी होगी उतनी ज़्यादा कौन होगी, फोर्स होगी। अब इसको पढ़ना सीख रहे हो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा जब दो चीज़ें ऊपर लिखी हुई होती हैं तो इसको आप बोलते हो कौन सा रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ मासेस से। यानी जितनी बड़ी बॉडी उतनी ज्यादा फोर्स। अब स्टेटमेंट पे जरा गौर करते रहिएगा बेटा, स्टेटमेंट आपको क्लास में हाथ के हाथ याद हो जाएगी। मैंने लिखा एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आगे पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यानी फोर्स का जो रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, रिलेशन जो मैं आपको बेटा बता रहा हूँ वो रिलेशन क्या है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब क्या बोलना चाह रहा है बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है, आपको क्योंकि समझ में आता तो है नहीं कुछ भी, तो मुझे बार बार अपनी बात को बताना पड़ता है। बेटा ये देखो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2। बेटा M1 M2 आपस में प्लस हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मल्टीप्लाई को आप क्या बोलते हो, मल्टीप्लाई को आप बोलते हो प्रोडक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हो वो क्या है, प्रोडक्ट है। अब जरा पढ़ो क्या लिखा है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा मुझे बताओ फोर्स और डिस्टेंस का आपस में रिलेशन डायरेक्ट है या इनवर्स है। आप बोलेंगे सर एक चीज़ को आपने ऊपर लिखा, एक चीज़ को आपने नीचे लिखा, जो चीज़ ऊपर है और जो चीज़ नीचे है, जब ऊपर नीचे मौजूद होता है तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता बल्कि क्या होता है, इनवर्स होता है। अच्छा फोर्स का डिस्टेंस रिलेशन इनवर्स हो गया, लेकिन सर अरे सर डिस्टेंस पे तो आर पे तो कौन है, स्क्वायर है। जरा आगे पढ़ो तो सही क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया मास से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस क्यों बोला, क्योंकि आप देखो नीचे जो आर लिखा हुआ था, इस आर पे कौन मौजूद है, स्क्वायर, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, यानी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आगे लास्ट लाइन लिखी, एंड डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, यानी उस लाइन पे एक्ट करेंगी, वो लाइन जो इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करी। याद करो ये इसके सेंटर को ज्वाइन कर रही है, ये लाइन इसके सेंटर को ज्वाइन कर रही है। जो आपकी फोर्स है वो फोर्स उस लाइन पे लगेंगी जो लाइन आप उन सेंटर्स को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। ये छोटी सी स्टेटमेंट मैंने आपको बताई, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे। ओके अब इसकी स्टेटमेंट बेटा जल्दी से देख लेते हैं, ये तो सॉरी स्टेटमेंट के बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जल्दी से देख लेते हैं। ये रही इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाई मैंने, लिखा इफ M1 एंड M2 बी द मासेस ऑफ द टू बॉडीज आर रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन देम, देन उसने बता दिया आपको कि भाई M1 M2 जो है वो कौन है, मास ऑफ द टू बॉडीज, R जो है वो क्या है, डिस्टेंस है। देन मैथमेटिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज गिवन बाय, ये रहा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी फोर्स का मास से रिलेशन डायरेक्ट, फोर्स का डिस्टेंस से रिलेशन इनवर्स। सर हम लोगों ने पढ़ा है जब भी प्रोपोर्शन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगा देते हैं, मैंने भी कांस्टेंट लगाया बेटा, जरा देखना, मैंने प्रोपोर्शन हटा के जो कांस्टेंट लगाया, इस कांस्टेंट की जगह पे कौन रख दिया, जी रख दिया। और यहाँ पे जी कौन है, तो जी का नाम आपको बता रहा है बेटा, ये जी कहलाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी ये जो जी है ये जी कहलाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो बचपन की बात बेटा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो जी नजर आ रहा है, इस जी की वैल्यू ये रही 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू, ये आपको याद होनी चाहिए, कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
अच्छा, इसका यूनिट कैसे आता है, जरा यूनिट निकालना सिखाऊं बेटा। यूनिट निकालना सीखना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये देखो, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट निकालने जा रहा हूँ, चलो इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, वरना इधर आपको समझ में भी नहीं आएगा। फिर मैंने ब्लैक स्क्रीन करी, अब मैं यूनिट लिख रहा हूँ। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा अब इसके यूनिट निकालने, ज़रा यूनिट देखिएगा। मैंने कहा यार तुम फोर्स हो, फोर्स की जगह पे कौन आ जाएगा, न्यूटन। इज इक्वल टू, बेटा जी तो आपको चाहिए, तो जी तो आपने एज इट इज लिखा। बेटा मुझे बताओ ये कौन नजर आ रहा है, m1। m1 मास है, मास का यूनिट होता है केजी। m2 भी मास है, मास का यूनिट भी क्या होता है, केजी। नीचे r है, r कहलाता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आपने मीटर पे क्या लगा दिया, स्क्वायर, क्योंकि r पे स्क्वायर था तो आपने मीटर पे भी क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। मीटर स्क्वायर को बोला तुम यहाँ से वहाँ चले जाओ, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा जी अपनी जगह पे लिखा हुआ है, के जी को के जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन हो जाएगा, के जी स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ सर सही है, ये हो गया मेरे पास के जी स्क्वायर। अच्छा, के जी स्क्वायर को लेफ्ट पे लाके क्या कर देंगे, डिवाइड, तो बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी। तो जी का यूनिट क्या बना, आप बोलेंगे सर अरे सर जी का यूनिट बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। अब आप तमाम लोग याद रखना बेटा, न्यूटन यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू और इसका यूनिट। तो मैंने आप लोगों को यूनिट निकालना सिखा दिया, इसकी वैल्यू निकालना सिखा दी। इस सवाल को देखने के बाद आगे बढ़ेंगे, और अब जो टॉपिक है उस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूंगा। वो टॉपिक क्या है, ये है मेरे पास एक किस्म की अर्थ। तो ये मुझे अर्थ नजर आ रही है, इस अर्थ के ऊपर मैंने एक छोटी सी बॉडी को प्लेस किया। अब आप देखो, आपको छोटी सी नन्ही मुन्नी सी आपको एक बॉडी नजर आ रही होगी, ये रही। यानी एक अर्थ के ऊपर आपने एक नन्ही मुन्नी सी बॉडी को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद मैंने कहा यार ये जो बॉडी आपको ब्लिंक करते हुए नजर आ रही है, इस बॉडी से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, यानी इस बॉडी से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, ये देखो ये बॉडी आपको नजर आ रही है, सेंटर, ये पॉइंट सेंटर नजर आ रहा है। सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, आप बोलेंगे सर ये इतना ही डिस्टेंस है जितना आपका अर्थ का कौन है, रेडियस है। अर्थ की रेडियस का मतलब भाई जितना अर्थ का रेडियस है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से लेकर सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आप रेडियस बोलते हो, तो उतना ही डिस्टेंस है जितना रेडियस ऑफ क्या है, अर्थ है। यानी अर्थ के ऊपर अगर आप एक छोटी सी बॉडी को क्या करोगे, प्लेस करोगे, यानी अर्थ के ऊपर अगर आपने एक छोटी सी बॉडी को प्लेस किया तो ये उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना इसका क्या होगा, अर्थ का रेडियस होगा। यानी अगर छोटी बॉडी को प्लेस भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इस बॉडी का डिस्टेंस भी आप ऐड करोगे, आप बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ पे एक छोटी सी आपने चीज़ रखी हुई है। आप सोचोगे सर कहना क्या चाहते हैं, मकसद क्या था। तो बेटा सवाल मैं आपको समझाऊंगा, सवाल समझाने से पहले ज़रा मेरी बातों का आप लोग जवाब देंगे। मेरे पास एक अर्थ थी, ये रही अर्थ, सही है। अर्थ का जो मास होगा उस मास को मैंने लिख दिया किससे, एम ई से। यानी अर्थ, अर्थ के मास को मैंने किससे लिख दिया, एम ई से लिख दिया। मेरे पास अर्थ, अर्थ के मास को मैंने लिखा किससे, एम ई से। अर्थ के मास को लिखने के बाद मैंने इसके ऊपर एक बॉडी को प्लेस किया, ये येलो कलर की बॉडी नजर आ रही है, इस बॉडी को प्लेस किया। इसके मास को मैंने बोला भाई तुम्हारा मास कौन हो गया, एम हो गया। अब ये अर्थ थोड़ी है, ये तो आपने एक बॉडी को प्लेस किया, सिंपल एक बॉडी है। तो इस बॉडी के मास को मैंने किससे लिख दिया, एम से लिख दिया। मतलब एक हो गया मेरे पास मास ऑफ अर्थ और एक हो गया मेरे पास मास बॉडी का। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, ये मेरे पास अर्थ का सेंटर है, सेंटर से लेकर इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाएगा मेरे पास कौन, आप बोलेंगे सर ये डिस्टेंस कहलाएगा हमारे पास आर ई। आर ई का मतलब कौन है, आप बोलेंगे सर आर का मतलब होता है रेडियस, ई का मतलब होता है अर्थ। यानी किसका रेडियस, तो आप जवाब देंगे सर ये रेडियस है हमारे पास किसका, अर्थ का रेडियस। अब याद है ना, अगर बहुत बड़ी अर्थ पे अगर आप एक छोटी सी बॉडी को प्लेस करोगे तो उसके डिस्टेंस को ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिख लो, आर ई ही लिख लो। आर ई का मतलब कौन, रेडियस ऑफ अर्थ लिख लो। यानी इसका जो डिस्टेंस आ रहा है, ये छोटा सा डिस्टेंस जो आ रहा है, इस डिस्टेंस को आप नहीं लिखोगे, यानी आप बराबर कर दोगे कि भाई डायरेक्ट आप क्या लिख दो, आर ई यानी रेडियस ऑफ अर्थ ही लिख दो। इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, मैट्रिक क्लास की बात है। अगर आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात, वरना कोई बात नहीं, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं। आपने आर ई लिख दिया, आर ई का मतलब है हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ। अब सवाल क्या है, जरा सवाल पढ़िएगा। पेपर में आपको सवाल बोलेगा
ड्राइव एन एक्सप्रेशन, फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाओ, किसका? मास ऑफ अर्थ का। याद आया मैट्रिक क्लास? मैट्रिक क्लास में आपने पढ़ा होगा सर चैप्टर नंबर 7 में मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला। तो वही आज काम हमें भी करना है और मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाना है। बड़ी आसान सी डेफिनेशन डेरिवेशन है, बड़ी सिंपल सी। डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, जरा अल्फाज देखते रहिएगा और मुझे बातों का जवाब दीजिएगा। मैंने अल्फाज लिखे, जरा अल्फाज पढ़िएगा। ओके, अल्फाज पढ़ पढ़ के समझेंगे और आपको बात बताऊंगा। बेटा बड़ी आसान बात, उसने आपसे बोला इफ अ बॉडी ऑफ मास, इफ का मतलब अगर, एक बॉडी आपने प्लेस करी जिसका मास कितना है, आप बोलेंगे सर मास m। फिर आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बट ऑफ वेरी स्मॉल रेडियस, यानी जो आपने बॉडी रखी उसका रेडियस जो है बहुत छोटा है, यानी बहुत छोटी बॉडी आपने प्लेस करी, एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब याद है वो बड़ी सी डायग्राम मैंने बनाई थी, बड़ी सी अर्थ पे, एक बहुत बड़ी अर्थ के ऊपर आपने एक छोटी सी बॉडी को प्लेस किया, जैसे ये नजर आ रहा है, बहुत बड़ी अर्थ में छोटी सी बॉडी। इसका इस लाइन का मकसद ये है कि इफ अ बॉडी ऑफ मास m बट ऑफ वेरी स्मॉल रेडियस एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, प्लेस का मतलब रखना, ऑन द अर्थ सरफेस, आपने अर्थ की सरफेस पे रखा, देन फोर्स with which earth attracts the body is given by। याद है अभी अभी आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मुझे बताओ अब जो मास है क्या वो m1 m2 है या me और m है? तो आप बोलेंगे सर अरे सर ये m1 को हटाइए ना, यहाँ से m1 को हटा के किसको रख दीजिए, एक जगह पे रख दीजिए, किसको? me को। यानी एक जगह पे आप यहाँ पे रख दीजिए कौन? आप बोलेंगे सर एक जगह पे आ जाएगा me। अरे सर m2 को भी हटाइए, m2 की जगह पे किसको रख दीजिए? स्मॉल m को रख दीजिए। तो फॉर्मूला बनता जा रहा है F इज इक्वल टू जी me, स्मॉल m आ गया, नीचे लिखा हुआ है r। अरे सर आर को नहीं लिखिए, आर की जगह किसको रखिए? आर ई को रखिए। तो मैंने नीचे से आर हटाया और आर हटा के कौन रख दिया? आर ई रख दिया। तो बेटा फॉर्मूला बनाना आया, फॉर्मूला बना, क्या बना? फॉर्मूला बना मेरे पास F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। तो मैंने फॉर्मूला लिखा, ये रहा फॉर्मूला मेरे पास, F इज इक्वल टू जी एम, स्मॉल m हो गया, फिर हो गया कैपिटल एम ई और साथ में लिख दिया आर ई स्क्वायर। इस इक्वेशन का नाम रखा कि भाई तुम्हारा नाम है इक्वेशन नंबर 1, मतलब इक्वेशन नंबर 1 बना ली। मेरे ख्याल में तमाम लोगों को इक्वेशन नंबर 1 बनाना आ गई होगी। इक्वेशन 1 बड़ी ही सिंपल है। आपने कौन सा लॉ इस्तेमाल किया? तो आप बोलेंगे सर हमने इस्तेमाल किया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला बना लिया। फिर मैंने आगे लिखा, जरा आगे पढ़िएगा, बढ़िए, ये भी बड़ी आसान बात है। द फोर्स with which earth attracts a body towards its center is equal to the weight of the body। बेटा पढ़ा है ना आपने, हर बॉडी का मास है, मास है तो वेट होगा, और वेट को आप किससे लिखते हो? mg से लिखते हो। तमाम लोगों ने पढ़ा होगा सर अर्थ के ऊपर किसी भी बॉडी को प्लेस करते हैं तो हर बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, और उसके वेट को आप किससे लिख दोगे? उसके वेट को आप लिख दोगे mg से। तो मैंने भी यही काम किया, मैंने लिखा ना, जरा सेकंड पैराग्राफ दोबारा से पढ़ो। सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है? सेकेंड पैराग्राफ में लिखा द फोर्स विथ विच, यानी वो फोर्स, विथ विच का मतलब जिसकी वजह से अर्थ जो है वो क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है बॉडी, अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। और वेट का फॉर्मूला होता है, यानी वेट बराबर होती है फोर्स के, होता है ना कि सर फोर्स बराबर है, यानी वो फोर्स जो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है वो वेट होता है, और वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो आपने वेट की जगह पे किसको रख दिया? mg को रख दिया। तो ये देखो आपके सामने फोर्स का फॉर्मूला बन गया, फोर्स का फॉर्मूला आ गया F इक्वल टू mg। इसका नाम रखा मैंने इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 1 बनाई, इक्वेशन 2 बनाई, दोनों इक्वेशन को मैंने अपने पास बुलाया। इक्वेशन नंबर 1 तुम भी मेरे पास आओ, इक्वेशन नंबर 2 आप भी मेरे पास आई। इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। जरा दोनों इक्वेशन को आप गौर से देखिएगा। इक्वेशन 1 के भी लेफ्ट हैंड साइड पे कौन नजर आ रहा है? एफ नजर आ रहा है। इक्वेशन 2 के भी लेफ्ट हैंड साइड पे कौन नजर आ रहा है? एफ नजर आ रहा है। मैंने बोला आओ तुम दोनों क्या हो जाओ? कंपेयर हो जाओ। बेटा याद है ना कंपेयर का तरीका? मैंने बोला भाई तुम हो इक्वेशन नंबर 1, तुम हो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर कर लिया। बेटा कंपेयर करने का तरीकेकार क्या होता है कि यहाँ से भी f को छुपा दोगे, यहाँ से भी f को छुपा दोगे, एक तरफ आप इस चीज को लिख दोगे, एक तरफ उसकी सीधे हाथ वाली चीज को लिखोगे, क्या? जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और एक तरफ कौन लिख दोगे? एक तरफ लिख दोगे कौन? एम जी। तो कंपेयर करने का तरीकेकार ये होता है कि जो साइड सेम हो उसको खा जाओ, उसको छुपा दो।
उसको फेंक दो, जो साइड सेम है उसको फेंक दो, जो बच जाए उनको बराबर करके लिख दो। ये होता है बेटा कंपेयर करने का तरीका। तो आपने यही काम किया, आपने कंपेयर किया, देखो कंपेयर मैंने सही किया। आप बोलेंगे सर आप गलत करते कब हैं? आपने कंपेयर किया, कंपेयर करके लिखा जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर और राइट पे लिखा हुआ एम जी। मैंने जैसे ही ऐसे लिखा, आप बोलेंगे सर अरे सर ये मास से ये मास क्या हो गया, कैंसिल। भाई एक मास लेफ्ट साइड पे, एक मास राइट साइड पे, मास से मास को आपने कैंसिल कर दिया, जो बच गया जरा वो बताइएगा। आप बोलेंगे सर बच कौन गया, ये देखिए मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे जी, बराबर में बच जाएगा एम ई, नीचे बच जाएगा आर ई स्क्वायर, राइट पे बच गया कौन, ग्रेविटी बच गया। आप बोलेंगे हाँ सर बात तो सही है, जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। बेटा मुझे सवाल था क्या, सवाल चाहिए क्या था? अरे सर हमें चाहिए था मास ऑफ अर्थ। हमें क्या चाहिए, मास ऑफ अर्थ चाहिए। मैंने बोला मास ऑफ अर्थ तुम आ जाओ मेरे पास, इस आर ई स्क्वायर को बोला तुम अच्छे नहीं लग रहे, तुम जी के पास चले जाओ। तो जी के पास बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, जी आर ई स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ को अलग करना है, इस कैपिटल जी को बोला तुम भी अच्छे नहीं लग रहे, तुम नीचे आके क्या हो जाओ, डिवाइड हो जाओ। तो ये कैपिटल जी नीचे आ गया और लेफ्ट पे कौन बच गया, एम ई बच गया। तो बेटा मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या बना, नीचे वाले आर ई स्क्वायर को आपने ऊपर भेज दिया, ये नीचे वाला आर ई स्क्वायर ऊपर जी के पास चला गया और कैपिटल जी ऊपर से कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया। तो मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या बन गया, जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। तो मैंने लिखा आपके सामने मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला। चलो मैं खुद ही सॉल्व करके दिखा दूँ, वरना आप लोग परेशान होते रहेंगे। रुक जाओ मैं दोबारा कर रहा हूँ, मेरी बातों का आप मुझे जवाब देंगे। बेटा मास से मास कैंसिल किया तो बच गया मेरे पास कौन, जी एम ई, नीचे बच गया आर ई स्क्वायर और राइट पे बच गया जी। इस आर ई स्क्वायर को वहाँ लिया के मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया जी आर ई स्क्वायर, और कैपिटल जी को ऊपर से नीचे लेकर आ गया तो डिवाइड में आ गया जी, और लेफ्ट पे लिखा हुआ था मेरे पास कौन, एम ई, और एम ई का मतलब क्या है, मास ऑफ अर्थ। अच्छा ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया, मास ऑफ अर्थ का मैंने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब इस मास ऑफ अर्थ के फॉर्मूले का हम करें तो करें क्या, अब इस मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी हमें निकालनी है, तो मैं वैल्यू आपको निकालना सिखाऊं। बेटा ये रहा मेरे पास मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला। मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या, जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। अब हर एक की वैल्यू मैंने रखी, मैंने कहा यार जी नजर आ रहा है, ये जी कैपिटल जी, इस कैपिटल जी की मुझे वैल्यू याद है, कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, कैपिटल जी मिल गया। इसके बाद मुझे मौजूद है आर ई, आर ई का मतलब होता है बेटा रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ भी बचपन में याद किया था, नर्सरी क्लास में आपकी टीचर ने याद कराया होगा, 6.4 एक्सपोनेंशियल 6, आर ई मिल गया। बेटा ये स्मॉल जी तो याद है ना, ये स्मॉल जी होती थी ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, आपको कैपिटल जी मिल गया, आर ई मिल गया, स्मॉल जी मिल गया। मैंने सबकी वैल्यूज को ऊपर पुट कर दिया, वी पुट इन अबव, वैल्यूज को उठा के यहाँ पे रख दिया। मैंने जैसे ही वैल्यूज को रखा, ये देखो जी की जगह पे 9.8, आर ई की जगह 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 और कैपिटल जी की जगह पे 6.67 एक्सपोनेंशियल -11। इन तमाम वैल्यूज को जब आप डिवाइड करोगे तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितना, कैपिटल जी एम, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ जाएगी 6 एक्सपोनेंशियल 24 के जी। ये मास ऑफ अर्थ आपको फॉर्मूला भी ड्राइव करना था और ये मास ऑफ अर्थ की आपको वैल्यू भी निकाल के दिखानी थी। तो यहाँ तक का मेरा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, जो मुझे आप लोगों से बात करनी थी।